बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेमाटोलॉजी का टॉपिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर। इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को मुख्तसर बयान किया जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग इसके क्लिनिकल फीचर्स वगैरह पे डिस्कस करेंगे और इन्वेस्टिगेशन वगैरह पे। ठीक है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो है इसकी डेफिनेशन कुछ मुख्तसर सी बयान करते हैं, उसके बाद फिर फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसा अमल है, ऐसा प्रोसेस है जो कि हम लोगों के नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग जो है ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है। उसको अफेक्ट इस तरह करता है कि जब हम लोगों का नॉर्मली इंजरी होती है, इंजरी होने के बाद क्या है कि एक प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है जिसके थ्रू क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। ठीक है। लेकिन इस डिसऑर्डर की वजह से, ब्लीडिंग डिसऑर्डर की वजह से हमारा जो ब्लड है वो रुकने का नाम नहीं लेता और उसके बावजूद एक्स्ट्रा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सीवियर ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। अब जब इसको अफेक्ट करेगा तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो है, ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर अफेक्ट करेगा क्लोटिंग फैक्टर को, तो फिर कोगुलेशन का अमल स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, जब वो स्टार्ट नहीं होगा तो फिर उसके बाद क्या है कि फर्दर दूसरे प्लेटलेट्स वगैरह करीब नहीं आएंगे। प्लेटलेट्स करीब नहीं आएंगे तो उसका मतलब उसका पिछले सारे फिब्रोजिन और उसके अलावा एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे इनमें डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह के पिछले सारे पाथवे जो हम लोग लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किए थे, ये उनको डिस्कस उसको जहन में रखना है सबको, फिर उसके बाद आपको इसमें समझ आएगी। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या है कि ये तो थी इसकी डेफिनेशन के कोगुलेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं होता। जब स्टार्ट नहीं होगा तो ब्लीडिंग चलती रहेगी, सीवियर ब्लीडिंग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एचबी डिक्रीज हो जाएगा, ऐसे ही जो कि लास्ट स्टेज जो है बड़ी सीवियर हो जाएगी पेशेंट की। अब इसके क्लिनिकल फीचर की बात की जाए, क्लिनिकल फीचर में कुछ है कि ब्लीडिंग टेंडरनेस। सबसे पहले इसमें बात करेंगे ब्लीडिंग टेंडरनेस की। अब ब्लीडिंग टेंडरनेस जो है इसमें कहता है कि ये 3 तरह हो सकती है। पहले नंबर पे तो ब्लीडिंग जो है वो इनटू स्किन हो सकती है। मतलब स्किन के अंदर किस तरह हो सकती है, एक तो स्मॉल ब्लीडिंग है जिसे सबसे पहले एक नाम दिया गया पिन पॉइंट, उसके बाद है स्मॉल ब्लीडिंग और उसके बाद लार्ज। अब पिन पॉइंट लेवल पे जो होगी ब्लीडिंग उसको कहा जाता है पिटेकिया, और स्मॉल अमाउंट में जो ब्लीडिंग होगी उसे परपरा, और लार्ज अमाउंट में उसे एक्कीमोसिस कहा जाता है। अब ये तो थी फर्स्ट स्टेज ब्लीडिंग टेंडरनेस की पहली कंडीशन। फिर उसके बाद अब दूसरी कंडीशन जो है वो है ब्लीडिंग फ्रॉम बॉडी ओरिफिस। ओरिफिस मतलब बॉडी ओपनिंग वगैरह, जैसा कि नोज ब्लीडिंग हो गई, गम ब्लीडिंग हो गई, जीआईटी ब्लीडिंग हो गई। ठीक है, हीमाटोयूरिया वगैरह ये हो गए। ठीक है, ये थी 2 कंडीशन इसकी। अब उसके बाद तीसरी जो कंडीशन है वो कह रहा है कि प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग आफ्टर माइनर इंजरी और जो सर्जरीज। अब माइनर इंजरी या फिर सर्जरी जो है उसके बाद एक छोटी सी सर्जरी है या बड़ी सर्जरी, कोई भी सर्जरी किसी किस्म की, या एक्सीडेंटल कुछ ऐसा पेश आ गया है, या कोई भी इंजरी वगैरह हो गई है माइनर या मेजर, उसके बाद ब्लीडिंग रुकने का नाम नहीं ले रही। ठीक है, ये थी 3 इसकी कंडीशंस। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हम इसको कैसे अप्रोच करें। ठीक है, कौन सा ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हमें पता चलेगा कि क्या वजूहात हैं, क्या कॉजेज़ हैं। ठीक है, अब अप्रोच जो है वो है इन्वेस्टिगेशन बेस्ड है। अब इन्वेस्टिगेशन बेस्ड में हम लोगों के पास एक कोगुलेशन प्रोफाइल है जिसमें हम लोग मालूम करते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि डिफेक्टेड है, कौन सा ऐसा टाइम पीरियड जो है वो प्रोलॉन्ग्ड है या फिर डिक्रीज हो चुका है, कौन से ऐसे फैक्टर की क्वांटिटी या क्वालिटी में डिफेक्ट आ चुका है। अब इसमें हम लोग कोगुलेशन प्रोफाइल में हम लोग इंटरप्रिटेशन है ये, इसमें हम लोग सारी डिटेल में स्टडी करेंगे। अब इसमें वर्टिकल कॉलम में हम लोग ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो है वर्टिकल कॉलम में हम लोग डिजीज़ जो हैं उनका लिखेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर कॉलम में फर्स्ट में लिखेंगे हम लोग वेसल वॉल डिफेक्ट। ठीक है, और उसके बाद फिर क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिफेक्ट हो गया, फिर उसके बाद आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, फिर उसके बाद हीमोफीलिया ए हो गया, फिर डिसेमिनेटेड इंट्राकोगुलेशन हो गया, इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन हो गया, सॉरी। उसके बाद वॉन विलिबुलेंट फैक्टर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो उस ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाली रो है इसमें लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि प्लेटलेट काउंट वो चेक करेंगे, उसके बाद ब्लीडिंग टाइम, फिर उसके बाद क्लोटिंग टाइम, और उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और फिर उसके बाद है APTT जो कि स्टैंड होता है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया टाइम, और फिर उसके बाद TT थ्रोम्बिन टाइम, सॉरी। ठीक है, और लास्ट में जो है लास्ट रो है कॉलम है, सॉरी, उसमें हम लोग चॉइस लिखेंगे, इन्वेस्टिगेशन चॉइस। मतलब हम लोग अगर इस पूरे कोगुलेशन प्रोफाइल में हम लोगों को एंड नहीं रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर हम लोग एक लास्ट चॉइस रखते हैं कि ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। अगर सारे रिजल्ट नॉर्मल आए हैं, ठीक है, नेगेटिव शो हो रहे हैं, तो फिर उसका मतलब ये है कि हम लोगों को एक लास्ट इन्वेस्टिगेशन करनी होगी जिसकी बेस पे हम लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि ये कौन सी डिजीज़ है इसमें।
ठीक है, जिसकी वजह जो कि डिफेक्टेड है या अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम जो ये डिज़ीज़ हैं ये सब के सब हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। सारी डिज़ीज़ जो भी हैं डिटेल के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जो प्लेटलेट काउंट है, इसके सबसे पहले रो में जो पहला है स्टेप, उसमें प्लेटलेट काउंट चेक करेंगे। प्लेटलेट काउंट चेक करेंगे कि उसका नॉर्मल नॉर्मल वैल्यू जो है वो हम लोगों को पता होनी चाहिए। वो 150,000 से 450,000 माइक्रोलीटर होती है। ठीक है, इसके दरमियान में होनी चाहिए। ठीक है, अगर डिक्रीज़ हो जाए तो फिर उसमें प्लेटलेट डिफेक्ट आ गया। ठीक है, ब्लीडिंग नहीं रुक रही है फिर, ठीक है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर काज कर सकते हैं। फिर उसके बाद है ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम जो है वो नॉर्मल होता है 2 to 9 मिनट, और एवरेज हम लोग काउंट करते हैं 7 मिनट, लेकिन 2 to 9 मिनट में कोई भी आ सकता है। ठीक है, ब्लीडिंग स्टॉप हो सकती है। अब इसकी डेफिनेशन है, हम लोग स्टडी करेंगे ब्लीडिंग टाइम की। इट इज़ द टाइम टेकन बाय द ब्लड टू स्टॉप ब्लीडिंग आफ्टर नॉर्मल स्किन पंक्चर। अब जो नॉर्मल जैसे डिस्कस किया था 2 to 9 मिनट होती है। ठीक है, और अगर ये प्रोलॉन्ग हो जाए तो हम लोग इसे सजेस्टिव करेंगे कि ये वेसल वॉल प्लेटलेट डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्लोटिंग टाइम की क्लोटिंग टाइम जो है उसके मतलब हम लोग स्टडी करेंगे। इसकी डेफिनेशन है, ये टाइम टेकन बाय द ब्लड टू क्लोट इन विट्रो। विट्रो का मतलब होता है कि आउटसाइड ऑफ बॉडी, आउट ऑफ द बॉडी। नॉर्मल इसका जो टाइम है वो है 5 मिनट, 5 मिनट्स। ठीक है, अगर तो डेफिशिएंसी ऑफ द फिब्रिन हो, ठीक है, अगर फिब्रिन की डेफिशिएंसी हो, हम लोगों ने एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे में पढ़ा था कि ये फिब्रिन वहाँ पे बनती है। ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर के अंदर। अब जो क्लोटिंग फैक्टर के अंदर फिब्रिन में अगर डिफेक्ट आ गया, डेफिशिएंसी होगी, तो इसका मतलब है कि ये क्लोटिंग फैक्टर डिफेक्ट है। उसके बाद है प्रोथ्रम्बिन टाइम। प्रोथ्रम्बिन टाइम जो है नॉर्मल 13 सेकंड होता है। इसमें डिफेक्ट जो होता है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे में होता है। इसकी डेफिनेशन भी हम लोग अभी स्टडी करेंगे। उसके बाद है एपीटीटी। एपीटीटी है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया टाइम, सॉरी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है। ये इसका नॉर्मल जो है 33 सेकंड है, और इसमें नॉर्मल टाइम जो है इसमें ब्लड को क्लोट करना होगा। उसके बाद अगर ये क्लोटिंग नहीं होती इंट्रिंसिक पाथवे, सॉरी इस इंट्रिंसिक पाथवे को अगर ऐड किया जाएगा, ऐड करने के बाद अगर तो 33 सेकंड में हो जाती है ब्लीडिंग, स्टॉप हो जाती है, तो फिर इंट्रिंसिक पाथवे में डिफेक्ट है। और लास्ट में है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है उसमें नॉर्मल वैल्यू जो है, नॉर्मल टाइम जो है वो है 11 सेकेंड। ठीक है, अभी हम लोग इन सब की डेफिनेशन स्टडी करते हैं। ब्लीडिंग टाइम क्या है? ब्लीडिंग टाइम जो है वो जैसे पहले डिस्कस किया था, इट इज़ द टाइम टेकन बाय द ब्लड टू स्टॉप ब्लीडिंग आफ्टर नॉर्मल स्किन पंक्चर। नॉर्मल 2 to 9 मिनट होता है, 7 एवरेज होते हैं। नॉर्मल 2 to 9 मिनट में दरमियान में कोई मसला नहीं है किसी भी, मतलब 9 से कम और 2 से ऊपर, 2 से 9 मिनट तक ब्लीडिंग अगर स्टॉप हो जाती है तो ये नॉर्मल ही काउंट होगी। उसके बाद है क्लोटिंग टाइम। क्लोटिंग टाइम, टाइम टेकन बाय द ब्लड टू क्लोट इन अ विट्रो आउट ऑफ द बॉडी। अब जो नॉर्मल टाइम है वो है 5 मिनट्स। ठीक है, अगर तो प्रोलॉन्ग हो जाती है ब्लीडिंग, ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि ये क्लोटिंग फैक्टर डिफेक्ट है। अब है प्रोथ्रम्बिन टाइम। प्रोथ्रम्बिन टाइम जो है वो टाइम टेकन बाय द ब्लड टू क्लोट इन अ विट्रो आफ्टर एडिंग टिश्यू फैक्टर। ठीक है, मतलब टिश्यू फैक्टर को ऐड करने से ब्लीडिंग रुक जाएगी। इसका नॉर्मल जो है 13 सेकेंड है टाइम। ठीक है, और उसके बाद है APTT, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो है, इसमें कहते हैं कि इसकी डेफिनेशन है, टाइम टेकन बाय द ब्लड टू क्लोट इन अ विट्रो आफ्टर एडिंग कोलाइन सेफेलिन। ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कोलेजन है। ठीक है, ये इसमें क्या है कि 33 सेकंड जो है वो नॉर्मल टाइम है। ठीक है, अगर फिर उसके बाद है कि INR। INR क्या है? इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। अब ये कैसे पता चलेगा हम लोगों को कि बंदे के, पेशेंट के प्रोथ्रम्बिन टाइम जो है वो नॉर्मल है कि नहीं? ये एक आसान सा तरीका है, आप भी मालूम कर सकते हैं कि इसका नॉर्मल आया है कि नहीं आया। ठीक है, अब पेशेंट का प्रोथ्रम्बिन टाइम जो है वो है, फॉर एग्जांपल अगर 13 सेकंड आता है, अब उसको डिवाइड करेंगे नॉर्मल प्रोथ्रम्बिन टाइम पे। ठीक है, जब इस पर डिवाइड करेंगे तो 13 सेकंड अगर आएगा, 30 सेकंड है सॉरी, अगर 30 सेकंड नॉर्मल है और पेशेंट का भी 13 सेकंड है, तो फिर इसका मतलब उसका नॉर्मल है, 1 आया रेशियो। ठीक है, अगर तो 1 से अबव होगा, फॉर एग्जांपल उसका 39, जैसे यहाँ पे है डिस्कस किया गया कि 39 सेकंड है, ठीक है, और नॉर्मल जो है वो 13 है, तो अब इस पर डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा, तो इसका मतलब उसका इंक्रीज्ड है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ठीक है, उसके बाद है थ्रोम्बिन टाइम। अब थ्रोम्बिन टाइम जो है उसमें कहता है कि चेक फॉर फिब्रिनोजिन। ठीक है, ये थ्रोम्बिन टाइम हम लोग चेक करते हैं कि फिब्रिनोजिन है कि नहीं उसमें। ठीक है, अब उसमें क्या है कि इसमें प्रोसीजर जो है, टाइम टेकन बाय द ब्लड टू क्लोट इन विट्रो आफ्टर एडिंग थ्रोम्बिन। ठीक है, थ्रोम्बिन को ऐड करेंगे तो ब्लड क्लोट हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर थ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज होगा। अब देखें इसका जो नॉर्मल टाइम है, टाइम सेकंड जो है वो है 11 सेकंड। ठीक है, अब ये इसका नॉर्मल टाइम। तो ये था आज का लेक्चर। ठीक है, अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आती, कोई मुश्किल है इसमें,
कोई डिफ़िकल्टी पेश आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं कमेंट में कि इस बात की, इस प्रोसीजर की, इस पॉइंट की समझ नहीं आई। बहुत ईजिली डिस्कस किया गया। ये सारा स्केड्यूल जो है ये पीएमडीसी के मुताबिक ही, स्केड्यूल के मुताबिक ही एक्सप्लेन किया गया है, ताकि आपका टाइम भी बच सके और उसके बाद फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकें।